हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुशील, 3 वारदातें, 3 घटनाएं और तीनों घटनाओं में कॉमन बात यही है कि बदमाश खुलेआम इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, कानून का कोई खौफ उनमें नहीं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर देखें तो बदमाशों का एक तरह से गदर नज़र आ रहा है। बीते 2-3 दिन से जो घटनाएं ग्वालियर शहर के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है, गुंडाई करने वाले तत्व है, उनमें पुलिस का या कानून व्यवस्था का ज़रा भी खौफ नहीं है। जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक पब के अंदर सिटी सेंटर इलाके में म्यूज़िक बजाने की बात को लेकर जो है आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की, संचालकों के साथ मारपीट की, इसके बाद तोड़फोड़ कर दी। इसके अलावा दूसरी तस्वीर अगर देखें तो तानसेन रोड इलाके में स्टेट बैंक चौराहे के पास जो ठेला व्यवसायी है, उनके साथ बदमाशों ने मारपीट की है, उत्पात कर रहे हैं, ठेले वाले के साथ मारपीट की, सामान फेंक दिया। उसके अलावा तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो ये कल का घटनाक्रम है, जहां ग्वालियर व्यापार मेला, जहां हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात है, वहां झूला सेक्टर में रंगदारी को लेकर मारपीट हुई है। एक युवक के साथ आधा दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं, वो युवा हैं, उन लोगों ने मारपीट की है। बदमाशों ने सरेआम मारपीट की है मेले में, और बीच बचाव जो लोगों ने किया उसके बाद इस घटना को शांत कराया। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रही कि ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हो रहे हैं। दिन दहाड़े, चाहे पौष इलाका हो, मेले हो, सड़कें हो, या फिर पब हो, या फिर अन्य जो संस्थान है, वहाँ पर इस तरह से सरेआम गुंडाई की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है या उत्पाती तत्व है, उपद्रवी हैं, उनमें कानून व्यवस्था का, पुलिस का ज़रा भी खौफ नहीं है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि पुलिस बड़े अपराधों पर फोकस कर रही है, लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही, कहीं ना कहीं जो सवाल है कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से बदमाश बेखौफ है। और जब ये घटनाएं होती है, आधे आधे घंटे इस तरह के घटनाक्रम चलते रहते, लेकिन पुलिस के जवान उस घटनाक्रम के दौरान साफ नज़र नहीं आते। और ये जो वीडियो है, ज़्यादातर वीडियो आसपास के लोगों या भीड़ या राहगीरों के द्वारा बनाकर भेजे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाती है और साफ इशारा करती है कि ग्वालियर में बदमाश कितने बेखौफ है। और बिल्कुल इसीलिए पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में पुलिस अगर नाकाम साबित हो रही है तो बड़ी घटनाओं को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। एक सवाल ये भी सुशील कि क्या इन तीनों में से किसी भी घटना पर पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, एक जो घटना है सिटी सेंटर इलाके की पब की, यहाँ पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है, और अब पुलिस इसमें जो आरोपी है उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। बाकी जो 2 घटनाक्रम है, संभवतः मेले का जो घटनाक्रम है कल शाम का, उसमें बताया जा रहा है कि FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर मेले जैसी जगह में 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात थे और आधे घंटे तक इस तरह के अगर मारपीट और उपद्रव चलते रहते हैं, वो भी झूला सेक्टर जहाँ पर सैलानियों की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, महिलाएं, बच्चों की भीड़ रहती है, वहाँ इस तरह की घटना होना और उस दौरान पुलिस का ना पहुँचना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तीसरी जो घटना है ठेला संचालकों की, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि शिकायत हुई है, पुलिस उसमें भी कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन आरोपियों की अगर बात करें तो इन दोनों घटनाओं में फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। कि बड़ी बात यही है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए और उसी की वजह से ही कानून का खौफ बदमाशों में आ पाएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो घटना का जिक्र कर रहे थे, ग्वालियर से 3 घटनाएं जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। विस्तार से जानकारी देते सुशील। आगे बढ़ते कोरबा से बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। SCCL के कुसमुंडा खदान में हादसा हुआ है। खदान में क्रेन पलटने की वजह से बड़ा हादसा, ऑपरेटर को सिर पर चोट आई है। खदान में सुरक्षा पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कोरबा की कुसमुंडा खदान जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, एक बार फिर से ये बड़ा हादसा, खदान में क्रेन पलटी और इस वजह से बड़ा हादसा, ऑपरेटर को सिर में गंभीर चोट आई है। सही कि अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या जानकारी इस हादसे पर? जी, आपको बता दूं कि SCCL की कुसमुंडा खदानों में लगातार हादसों का दौर जारी है, और फिर से एक हादसा हुआ है जिसमें ढलान पर एक क्रेन जो है वो काम करने के दौरान अचानक पलट गई, जिससे ऑपरेटर के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसे विभागीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। अब लगातार हादसे होने की वजह से सवाल इस बात को लेकर उठ रहे कि लाखों रुपए जो खर्च सुरक्षा के नाम पर किया जाता है, बावजूद इसके कि हादसे जो है वो नहीं रुक रहे हैं।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवाल खड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कोरबा की कुसमुंडा खदान एक ऐसा क्षेत्र हो चुके हैं जहां पर हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि ऑपरेटर के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और इधर उज्जैन के थाना माधवनगर से लापता हुई 14 साल की 2 लड़कियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया है। नवी में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं घर से ट्यूशन जाने का कहकर निकली थी, अचानक से गायब हो गई। देर रात तक भी घर नहीं लौटने पर परेशान परिजनों ने रात में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया। 12 घंटे के अंदर ही खुलासा हुआ कि दोनों लड़कियां वृंदावन के लिए स्टेशन से रवाना हुई हैं। लड़कियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां कृष्ण भगवान की अटूट भक्त हैं और भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के लिए घर से रवाना हुई थी। फिलहाल उनकी काउंसलिंग की गई है, घर वालों से भी बातचीत करवाई गई है। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। सदन में डीएमएफ की राशि घोटाले का मुद्दा गूंज उठा है। लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम पर राशि का बंदरबाट हुआ, ये आरोप बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने मुद्दा उठाया है। 18 करोड़ की राशि के वारे न्यारे करने का आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जिस पर जवाब दिया, प्रशिक्षण में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि स्पीकर चरणदास महंत ने मंत्री को निर्देश दिए हैं कि स्पीकर ने इस मामले में जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि डीएमएफ की राशि के घोटाले को लेकर पहले भी बीजेपी की तरफ से बात उठाई गई और एक बार फिर से देखिए, लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम पर राशि बंदरबाट का बड़ा आरोप लगाया गया है। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होगी। स्पीकर चरणदास महंत ने भी मंत्री को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया है। तो बीजेपी विधायक सौरभ सिंह की तरफ से मुद्दा उठाया गया, 18 करोड़ की राशि के वारे न्यारे कर दिए गए, बड़ा आरोप उनकी तरफ से। चाहिए कि देवव्रत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट इस पर? देवव्रत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें देवव्रत से, लेकिन ये बड़ी जानकारी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से डीएमएफ की राशि घोटाले को लेकर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम पर राशि बंदरबाट हुआ है, ये बड़ा आरोप, और 18 करोड़ की राशि में गड़बड़ी पाई गई है। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने उमेश पटेल ने यानी कि जवाब दिया है, इस पर कहा है कि प्रशिक्षण में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई भी हम निश्चित तौर पर करेंगे। स्पीकर चरणदास महंत की तरफ से भी यही कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच करें और कार्रवाई करें। तो सदन में डीएमएफ की राशि घोटाले का मुद्दा गूंज उठा। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने मुद्दा उठाया और सरकार पर निशाना साधा है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने भी साफ किया है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है, साक्ष्य इसके प्राप्त होते हैं तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। सही कि देवव्रत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। देवव्रत, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पर? जी, जिस तरह से लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम पर एक तरह से डीएमएफ की जो राशि की बंदरबाट की गई, उसका आरोप एक तरह से बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी के विधायक जो है सौरभ सिंह ने ये पूरा मसला उठाया था, क्योंकि लाइवलीहुड कॉलेज को 18 करोड़ का भुगतान किया गया और बताया जा रहा है कि 17,874 लोगों को ट्रेनिंग जो है वो लाइवलीहुड कॉलेज से दी गई। मंत्री की तरफ से, उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से पूरी जानकारी जो है वो अलग से देने की बात कही गई, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के हंगामा करती रही कि डीएमएफ की जो राशि है वो निकाल करके रोजगार सृजन के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है और पैसों की बंदरबाट की जा रही है। तो सीधे तौर पे इस मसले को लेकर के जमकर जो हंगामा है वो यहाँ पर देखा गया और इसके बाद जो स्पीकर हैं चरणदास महंत, उन्होंने मंत्री को ये निर्देश दिया कि पिछली सरकार के 5 साल में प्रशिक्षण के नाम पर जो खर्च हुआ है वो और इस सरकार में अब तक जो खर्च हुए हैं उसकी जांच कराई जाए। तो पहली दफा ऐसा है कि आसंदी की तरफ से ये व्यवस्था तय की गई है कि आखिर पैसों की बंदरबाट जो है वो कांग्रेस की सरकार में की गई या फिर बीते 15 सालों की जो बीजेपी की सरकार रही है उस दौरान इस तरह से जो प्रशिक्षण के नाम पर पैसे निकाले गए। तो कुल मिलाकर के आसंदी ने जांच के निर्देश दिए हैं। अब इसके बाद जांच में खुलासा होगा कि आखिर किसकी सरकार में कितनी राशि प्रशिक्षण के नाम पर निकाली गई। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब दिल्ली से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार कर देने का मामला और उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने कोर्ट ने साफ किया था कि अगर दो वयस्क नागरिक अपनी मर्जी से अलग जाति या धर्म में शादी करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे किसी भी शख्स पर कार्रवाई करने से रोक दिया था जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन करता है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया है और इस धारा के तहत दूसरे धर्म में शादी करने वाले को जिला मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर को शादी के 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया था। ऐसा न करने पर 2 साल तक की कैद की सजा का भी प्रावधान था। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने का ये मामला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी पर। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। हमारे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले पर? जी देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश की धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का जो मामला था, जिसमें हाईकोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया और ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अधिनियम इंट्रोड्यूस करवाया गया उसमें 60 दिन के भीतर अगर आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो डीएम से परमिशन लेना अनिवार्य होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो साल की सजा होगी। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पूरे एक्ट को फिलहाल नल एंड वाइड किया था, यानी कि असंवैधानिक करार दिया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई कि हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये चाह रही थी कि इस पूरे मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाए जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा भविष्य में ना की जाए। उस पर कोई आदेश फिलहाल कोर्ट ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर एक विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, लिहाजा याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। अब याचिकाकर्ता जब इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। सुशील, जानकारी आपसे ये भी चाहूंगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं होती, कोई फैसला सामने नहीं आता है, तब तक जमीनी स्तर पर क्या नियम रहेंगे? क्या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना भी जरूरी रहेगा? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है तो निश्चित रूप से जो आदेश फिलहाल हाईकोर्ट का है वो बरकरार रहेगा और राज्य सरकार इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लिहाजा इससे संबंधित अगर कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो राज्य सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई फाइनल आदेश जारी नहीं किया है। तो जैसी स्थिति रहेगी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वैसी स्थिति अभी राज्य में बनी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की रैली से शहर पट चुका है, क्योंकि कका अभी जिंदा है, ये पोस्टर लगा दिए गए हैं। रैली में शामिल गाड़ियों में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने जनाधिकार रैली की टी शर्ट्स भी पहनी है। तो कांग्रेस की महारैली, जिसके कुछ दृश्य आपको बता रहे हैं किस तरह से कका अभी जिंदा है के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। कांग्रेस की रैली के पोस्टर जो कि शहर में हर कहीं आपको नजर आ जाएंगे। रैली में शामिल गाड़ियों में बैनर लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने भी जन अधिकार रैली के नाम से टी शर्ट पहनी है। देखिए तस्वीरें इन पोस्टर्स की आपको दिखा रहे हैं। बड़ी रैली, महारैली कांग्रेस की तरफ से आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर आयोजित की जा रही है और किस तरह से इस रैली का प्रभाव पड़ रहा है शहर पर, शहरवासियों पर, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचा है वो जनाधिकार रैली की टी शर्ट भी पहना हुआ है। रैली में शामिल वाहनों पर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं कांग्रेस की महारैली के नाम से। कका अभी जिंदा है, ये पोस्टर्स पर साफ तौर पर लिखा गया है।
और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। रायपुर पहुंच चुके हैं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी। आपको बता दें कि रायपुर पहुंचने पर कुमारी शैलजा ने एक बयान भी दिया है। आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। संवैधानिक रूप से अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब आरक्षण विधेयक पर अड़चन पैदा करने की कोशिश हो रही है। आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना, यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, धरना स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। ममता, महारैली का आगाज मुझे लगता है होने ही वाला होगा। अब बड़ी बात यह कि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें कका अभी जिंदा है के पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं और टी शर्ट पहने हुए, जन अधिकार रैली की टी शर्ट पहने हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ममता, बिल्कुल देखिए, और ये आप देखेंगे यहाँ पर जन अधिकार रैली जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जो है आपको स्टेज दिखाए। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही कुमारी शैलजा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी और बड़ी संख्या में जो है ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार मैं आपको ग्राउंड भी दिखाने की कोशिश करें कि कितनी जो ये जो रैली है वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है। और आप देखेंगे कि ये एक पूरा जो है वो बनाया गया है यहाँ पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में। हमारे साथ ये जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सांसद दीपक बैज भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कुमारी शैलजा जो है वो भी पहुंची हुई है। दीपक बैज से हम बात करते हैं कि वो सर इस रैली महारैली के जरिए क्या माना जाए कि सदन के साथ में सड़क की लड़ाई भी कांग्रेस निश्चित रूप से अगर हमारी छत्तीसगढ़ी जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़े, लड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अगर लड़ना पड़े, लड़ेगी। हमारे पास जितना पावर है, हमारे पास जितना अधिकार है, सरकार पास जितना काम है वो सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर हमारा आरक्षण बिल पास करने का काम हुआ। लेकिन जिस तरह से राजभवन में हमारा फाइल लटका हुआ है, आरक्षण विधेयक लटका हुआ है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। आज युवाओं को नौकरी से वंचित करने के लिए यहाँ आरक्षण दिलाना नहीं चाहते, इसलिए कहीं न कहीं आरक्षण बिल को रोकने का प्रयास, षड्यंत्र तहत रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का फेलियर ये रहा है और सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया। सही समय पे सही कदम उठाया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 15 साल की सरकार में अगर सही पक्ष हाईकोर्ट में रखे होते, अपने 2 कमेटी बनाए, उस कमेटी में कोई स्पष्ट नहीं है, वो सिर्फ कमेटी जनता देश छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए रखा गया। अगर वो कमेटी स्पष्ट करने के बाद अगर सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार अगर रखी होती, रमन सिंह की सरकार अगर रखी होती, आज ये स्थिति नहीं होता। जिस तरह से राजभवन में अटका हुआ है, क्या एक मान के चलें कि जिस तरीके से आप लोग अभी 1 लाख लोग के करीबन जुटने की आप उम्मीद बता रहे हैं, तो क्या राजभवन तक भी कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा, उनको मैसेज देना चाहते हैं, हम राजभवन को मैसेज देना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आरक्षण के पक्ष में आरक्षण देना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को रोकना चाह रहा है, आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में नहीं है और उसी के तहत आज दबाव की राजनीति कर रही है, राज्यपाल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये कहीं पे छत्तीसगढ़ की जनता रहा, ये कहीं पे मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे राजभवन? निश्चित रूप से हम लोग लगातार राजभवन से, इससे पहले हमारा मंत्रिमंडल गया, उसके बाद 3 से 4 बार राज्यपाल से मुलाकात हुई है। जरूरत आवश्यकता पड़ी हम रैली के बाद फिर राज्यपाल जाके निवेदन करेंगे कि हमारा बिल पे आप हस्ताक्षर करिए। क्या दोबारा अभी और भी क्या राज्यपाल से बात हुई है? कहां पर मसला अटकने की निश्चित रूप से हम लोग रैली के बाद फिर राज्यपाल से मिलने हम लोग जाएंगे।
तो ये है दीपक बैज, और जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस सदन में तो है ही, लेकिन सड़क पर भी अब उतर रही है। और उसके बाद यहाँ से जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो राजभवन भी जाएगा और फिर से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो आरक्षण संशोधन जो बिल है उस पर दस्तखत करने के लिए कहा जाएगा। लगातार आप देखेंगे पूरे शहर में जो है इस वक्त अगर हम बात करें पूरे हर विधानसभा से 10 से 20 हजार लोगों को लाने के लिए कहा गया है। समस्त जो पूरे ब्लॉक हैं वहाँ से लोगों को लाने के लिए कहा गया है और यही जो नज़ारा है पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन राजन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि मैदान में जो है वो इस वक्त किस तरह की स्थिति है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये पूरा आप देखेंगे कि ये पूरा मंच बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, कुमारी शैलजा पहुंचेंगी, तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचेंगे। फूलो देवी नेताम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये जो पूरा जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उस पर जो है किस तरह की आ रही है, ये किस तरह की आप लोग सड़क पर उतर हैं, सड़क उतर कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आरक्षण को मांग को लेकर आज बहुत बड़ा यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के ओर से आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारा ये हक है। उन्होंने राज्यपाल महोदय ने कहा था। ठीक है, कई बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ममता, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से महारैली का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो चुका है। भोपाल से एक और बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान। ओबीसी के साथ धोखा किया है कांग्रेस ने। ओबीसी वर्ग बहुत अच्छे से जानता है, पहले शिगुफा छोड़ा था, फिर महाधिवक्ता भी खड़े नहीं हुए, हाईकोर्ट से स्टे करा दिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, प्रदेश के लोग जानते हैं। हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक, तीनों ने ही ओबीसी वर्ग से आए। कांग्रेस के लोग, तीनों ही मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आए और कांग्रेस के लोग तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं इन लोगों की पार्टी। और अब सागर से बड़ी खबर। हत्या के आरोप में निष्कासित भाजपा नेता मिश्री चंद्र गुप्ता के होटल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। सागर के मकरोनिया चौराहे स्थित आरोपी के अवैध 4 मंजिला होटल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। विस्फोट से ये होटल तोड़ा जा रहा है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह और एसपी तरुण नायक मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी कार्रवाई ये आरोपी के खिलाफ की जा रही है। विस्फोट के जरिए आरोपी के होटल को ध्वस्त करने की तैयारी। तस्वीर के जरिए भी देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। मिश्री चंद्र गुप्ता जो कि आरोपित पाया गया और उसको लेकर बीजेपी से भी एक्शन लिया गया, पार्टी से निष्कासित किया गया और अब प्रशासन की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह और एसपी तरुण नायक भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हत्या के आरोप में निष्कासित भाजपा नेता मिश्री चंद्र गुप्ता के होटल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। 4 मंजिला होटल को तोड़ने की कार्रवाई यहां पर जारी है। विस्फोट के जरिए होटल तोड़ा जा रहा है। तो सागर के मकरोनिया चौराहे स्थित आरोपी के अवैध 4 मंजिला होटल तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी। सहयोगी रचित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रचित, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर?
जी, आपको बता दें कि सागर में थार कार से पिछले दिनों कुचलकर जगदीश यादव की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोपित जो निष्कासित भाजपा नेता है मिस्त्री चंद गुप्ता, उनकी होटल तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। होटल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मकरोनिया चौराहे पर 4 मंजिल जो होटल है भाजपा के निष्कासित नेता मिस्त्री चंद गुप्ता की, उसे विस्फोटक से तोड़ने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और कुछ देर में ये कार्रवाई पूरी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका रचित जानकारी के लिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सदन में व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष पर जानबूझकर व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने आसंदी से व्यवस्था देने की मांग की है। विपक्ष ने सत्ता पक्षी व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी है। सही देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट विधानसभा की कार्रवाई को लेकर? जी, फिलहाल सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामे की वजह से 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है और सवाल यहाँ पर व्यवस्था का था। दरअसल विपक्ष इस बात से को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहा था कि प्रश्नकाल के दौरान जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस दौरान सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा टोका टाकी की जाती है और इस वजह से जो प्रश्नकाल में जो सही प्रश्न है वो नहीं हो पाते हैं, उनके उत्तर सही समय पर नहीं आ पाते हैं और इसलिए प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटा, क्योंकि उसके लिए निर्धारित समय है और उस दौरान ज्यादा प्रश्न नहीं हो पाते और इसी को लेकर के उन्होंने आपत्ति दर्ज की और साथ ही साथ आसंदी पर इसको लेकर के व्यवस्था देने की भी मांग यहाँ से की जा रही थी। इस दौरान सत्ता पक्ष के भी जो विधायक हैं उन्होंने भी हंगामा किया कि उनके द्वारा टोका टाकी नहीं की जा रही थी, बल्कि जो अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं उसको लेकर के उसका विरोध एक तरह से यहाँ पर किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक तो यहाँ पर देखने को ही मिली, साथ ही साथ आसंदी से व्यवस्था की भी यहाँ पर मांग की गई, लेकिन हंगामा बढ़ता देख फिलहाल सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, आरक्षण के मसले को लेकर भी माना जा रहा था देवव्रत आज हंगामा होगा, चर्चा होगी कि आरक्षण पर अभी तक कोई बात? जी, फिलहाल क्योंकि आरक्षण को लेकर के कांग्रेस वैसे ही महारैली करने जा रही है और इस बीच फिलहाल प्रश्नकाल हुआ है और शून्यकाल के दौरान हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से ये मसला उठाया जाए, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में सबसे ज्यादा गरमाया यही मुद्दा है। तो देखने वाली बात होगी कि आज सदन में क्या फिर एक बार आरक्षण को लेकर के हंगामा होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। दिखते रहिए News 18।